आज के मुख्य समाचार। रानी अहिल्याबाई होलकर की मुक्ति पर कार्यशाला शिमला में आयोजित। अब वायरलेस सिस्टम से चार्ज होंगे इलेक्ट्रिक वाहन। शिमला के तह बाजारियों की महापौर से मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में 1 सप्ताह तक रह सकती है हल्की बारिश। स्कूल कॉलेजों में अब नहीं चलेगी 500 ml की पानी की बोतल। राशन डिपो को 1 माह में मिलेगी स्थायी इंटरनेट कनेक्टिविटी। हिमाचल में लगेंगे 40 नए उद्योग। शिमला में भारतीय सेना के सम्मान में बीजेपी की विशेष रैली का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय शिमला चक्कर में रानी अहिल्याबाई होलकर की मुक्ति पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। कार्यशाला में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने बतौर मुख्य वक्ता भाग लिया और मीडिया से बातचीत में अहिल्याबाई के जीवन और योगदान को लेकर अपने विचार साझा किए। दीप्ति रावत ने अहिल्याबाई को भारतीय संस्कृति की महान प्रतीक बताते हुए रानी अहिल्याबाई होलकर नारी शक्ति, न्याय और धर्म की मूर्ति बताया। उन्होंने बताया कि उनका जीवन समाज सेवा, लोक कल्याण और धार्मिक पुनर्जागरण को समर्पित रहा। आज उनके जन्म दिवस पर हम सभी को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अहिल्याबाई ने जिस साहस और कुशलता से शासन किया, वह आज की महिलाओं के लिए एक मिसाल है। मंदिरों के पुनर्निर्माण से लेकर गरीबी की सेवा तक उनका हर कार्य लोक कल्याण की भावना से प्रेरित रहा। कार्यक्रम में विभिन्न प्रवक्ताओं ने रानी अहिल्या की सामाजिक योगदान, प्रशासनिक दक्षता और महिलाओं के सशक्तिकरण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। रानी अहिल्याबाई एक ऐसी देवी के रूप में जिनको कई जगह पूजा जाता है। कहीं उन्हें राजमाता कहा जाता है, कहीं उन्हें माँ के रूप में लोग पूछते हैं, कहीं रानी के रूप में। और वो इसलिए क्योंकि उनका जो कार्य रहा, सिर्फ शासन करना ही एक उद्देश्य नहीं होता। बहुत सारे लोग रहे, बहुत सारे लोगों ने इस देश में क्या दुनिया भर में शासन किया, लेकिन जब हम रानी अहिल्याबाई जी को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि रामेश्वरम से लेकर द्वारका तक और काशी विश्वनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक, आप कोई भी धाम पूरे देश भर में अगर आप देश के कोने कोने में देखेंगे तो संस्कृति को बढ़ाने का काम अगर कहीं हुआ है तो रानी अहिल्याबाई ने उसको किया है और देश के हर कोने में किया है। चाहे वो ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हो या अन्य बहुत सारे काम है। और सिर्फ संस्कृति को बचाने का, उसको आगे बढ़ाने का काम तो किया ही, उसके साथ साथ जब वो मालवा प्रदेश को रूल कर रही थी, देख रही थी और 3 दशक उन्होंने वहाँ पर राज्य को संभाला, तो उस वक्त आप सोचिए कि ये 300 साल पूर्व की बात है। उनका जन्म हुआ था 1725 में, तो आप सोचिए 18वीं शताब्दी की ये बात है। और उस वक्त महिलाओं का पढ़ना लिखना, उनको युद्ध कौशल सीखना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, होता ही नहीं था। लेकिन उस वक्त भी उनके पिताजी ने उनको ये सब चीज़ों में निपुण किया, उन्हें सिखाया। और उस वक्त एक प्रथा भी थी, सती प्रथा, और जिस प्रथा बड़ी कुरीति थी, कुप्रथा थी हमारे देश में। लेकिन उस प्रथा के कारण जब उनके पति का देहांत हुआ, बहुत कम उम्र की वो थी उस वक्त, तो उस वक्त भी आप सोचिए कि उस समय भी उनको उनके ससुर जी ने कहा कि नहीं, तुमको इस राज्य को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए तुमको राख नहीं, यहाँ माता की ज़रूरत है, इसलिए तुम नहीं होगी सती। उनको मनाया और फिर उन्होंने उस मालवा प्रदेश को बहुत आगे वो लेके गई। चाहे वो आप पूरा उनका जीडीपी देखिए, जिस प्रकार से ग्रोथ किया उन्होंने, जिस प्रकार से महेश्वर से वो वहाँ राज करती थी, तो महेश्वरी साड़ी को उन्होंने कैसे प्रमोट किया, कैसे जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट थे, उन लोगों को ट्रेन किया, उसके बाद उनको बुलाया और महेश्वर में उनको स्थापित किया। वहाँ पर छोटी कॉटन इंडस्ट्री को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसमें कि महेश्वर साड़ी का वहाँ उद्योग होता था। तो बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ एक ही नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। और ये इतना प्रेरणादायक उनका जो हमारे पास उनका सुशासन है। उन्होंने बहुत, कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन फिर भी अपने प्रदेश को कैसे बचाकर रखा और कैसे संस्कृति को आगे बढ़ाया, कैसे विमेन को एम्पावर किया। उनके प्रदेश में जो विधवा महिलाएं थी उनको वो कैसे, उन्होंने दोबारा रीमैरिज को उन्होंने प्रमोट किया, कैसे उनको वो अपने पैरों पे खड़ी हो, स्वावलंबी बने। उस वक्त
उसकी उन्होंने तैयारी करी कि वो भी ये जो इंडस्ट्री उन्होंने बनाई या कुछ और काम है उसकी उन्हें ट्रेनिंग देके वो वहाँ पर काम करें। तो उस वक्त से उन्होंने ये काम किया। तो ये हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, हमें लगता है जो हमारी यंग जनरेशन है उसको ऐसी जो विभूतियाँ हैं उनके बारे में जानना, पहचानना, उनके बारे में पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तो आज हम इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर हैं आज शिमला में, क्योंकि उनकी 300वीं जो जन्म शताब्दी है उसको हम पूरे साल भर हमारे सारे आनुषंगिक संगठन इसको कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को लिया है जो कि 21 से लेकर और 31 मई तक ये चलेगा। और इसमें अन्य बहुत विभिन्न कार्यक्रम होंगे, पूरे देश भर में इसमें कार्यक्रम होने वाले। हिमाचल प्रदेश में 5,096 राशन डिपो को जल्द ही स्थायी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह कदम सिग्नल की समस्या के कारण उपभोक्ताओं को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए उठाया है। विभाग ने इस दिशा में कार्य तेज कर दिया है और संबंधित कंपनियों से संपर्क भी शुरू कर दिया है। शॉर्ट टर्म टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से 1 माह के भीतर सभी डिपो को इंटरनेट से जोड़ने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सिग्नल की बार बार आने वाली समस्या के चलते हर महीने राशन वितरण में बाधा आती है। पीओएस मशीनें सिग्नल के अभाव में काम नहीं कर पाती, जिससे उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ता है। वर्तमान में डिपो संचालक अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से पीओएस मशीनें चला रहे हैं। डिपो संचालक संघ के अध्यक्ष हर्ष ने बताया कि 2016 में डिपो में पीओएस मशीनें लगाई गई थी और 2018 से ऑनलाइन प्रणाली पूरी तरह से लागू कर दी गई। शुरुआत में कंपनी ने इंटरनेट रिचार्ज की जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अब यह बोझ डिपो संचालकों पर है। इसके बावजूद कंपनी सरकार से सेवा शुल्क वसूल रही है और मशीनों की खराबी पर भी संचालकों से मनमानी वसूली कर रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक राजकुमार गौतम ने कहा कि विभाग स्थायी इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने को लेकर गंभीर है और इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी डिपो को कनेक्टिविटी मिल जाएगी और उपभोक्ताओं को राशन देने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में जल्द ही 40 नए उद्योग स्थापित होने जा रहे हैं। राज्य के उद्योग विभाग को 200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके धरातल पर उतरने से प्रदेश में करीब 1500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार इन प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस समिति की बैठक में लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित उद्योगों में टाइल्स निर्माण, दवा निर्माण के लिए कच्चे माल और सोलर पैनल से संबंधित यूनिट शामिल है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि हिमाचल और अन्य राज्यों के कई उद्योगपतियों ने निवेश में गहरी रुचि दिखाई है। हिमाचल में उद्योग स्थापना के लिए किसी विशेष अनुमति 118 की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि बाहरी निवेशकों को जमीन लीज पर लेने के लिए अनुमति लेनी होगी। राज्य सरकार ने उद्यमियों को भूमि लीज पर देने की सुविधा देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उद्योग मंत्री स्वयं निवेशकों से संवाद कर रहे हैं ताकि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। सरकार ने यह भी तय किया है कि उद्योग स्थापना के लिए आवश्यक सभी विभागीय स्वीकृति और एनओसी एक ही स्थान से उपलब्ध करवाई जाएगी। फिलहाल प्रदेश में करीब 28,000 बड़े उद्योग संचालित है, जिनमें 1.5 लाख से अधिक लोग कार्यरत है। नए प्रस्तावों को सिंगल विंडो की बैठक में शीघ्र स्वीकृति मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। शिमला के तहसीलदारों ने महापौर सुरेंद्र चौहान से मुलाकात कर अपनी समस्याएं सामने रखी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तहसीलदार ने भावुक बयान देते हुए कहा कि यह किसी एक व्यक्ति की रोटी का सवाल नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी इससे जुड़ी है। हम इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, जरूरत पड़ी तो कोर्ट तक जाएंगे। तहसीलदारों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि नगर निगम उन्हें ऐसी जगहों पर बैठा रहा है जहाँ कोई ग्राहक नहीं पहुँचता। उन्होंने बताया कि जहाँ हमें हटाकर बैठाया जा रहा है वह क्षेत्र लगभग सुनसान है। उन्होंने बताया कि वहाँ कोई भी खरीदारी करने के लिए नहीं पहुँचता है। ऐसे में हमारा रोजगार पूरी तरह ठप हो चुका है। उन्होंने मांग की है कि तहसीलदारों को शहर के मुख्य बाजार क्षेत्रों में ही बैठने दिया जाए, जहाँ लोगों की आवाजाही बनी रहती है और रोजी रोटी भी चलती रहती है। तहसीलदारों ने कहा कि वे नगर निगम के साथ टकराव नहीं चाहते। अगर उन्हें ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा जहाँ काम नहीं होता है
तो वे मजबूरन न्यायिक रास्ता अपनाएंगे। एरिया और रोज गाड़ी निकल रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है कोई गाड़ी का इशू है। पहले इन्होंने यही इशू बनाकर हमारे को उठाया था कि यहाँ पर से फायर की गाड़ी नहीं निकलती, एम्बुलेंस नहीं निकलती, लेकिन अब ऐसा कोई भी इशू नहीं है। अब गाड़ी भी 8 मिनट ले रही है और कोर्ट ने भी यही बोला है इनको कि यहाँ से आप इनको कहीं ना कहीं बसाओ। इसका मतलब ये थोड़ा, आप एक चीज़ देखिए, अगर आप कोई पशु डंगर पालोगे ना घर में, उनके लिए भी छत छूत का इंतजाम होगा। हम कोई जानवर थोड़ी ना वहाँ लेंटर पे जाके धूप में बैठ जाए, बारिश में बैठ जाए, 6-7 महीने कम से कम मौसम खराब रहता है यहाँ पर, हम कैसे बैठेंगे वहाँ जाके। अच्छा, दूसरा ये बोल रहे हैं कि जी जो अपना सामान है वो सुबह ले आओ और शाम को अपने साथ ले जाओ। कोई संजौली से आ रहा है भाई साहब, कोई ढली से आ रहा है, 2-2, 300, 400 रुपये मजदूरी लग जाएगी। पहली बात वो काम भी तो नहीं चलेगा। ये हम कोर्ट में जाएंगे जी, हम इनको छोड़ेंगे थोड़ा, हम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हमारा राइट बनता है, हमारा ये हक है, हमारा हक ये दे दें। हमने इनको पहले ही बोला था जी, जो जीविका भवन की दुकानें हैं, ये जो हमारे बच्चे को जो टैब्स आ रही है इनको दे दो, लेकिन इन्होंने हमारे को देने की बजाय वो दुकानें ऑक्शन करी और बड़े बड़े लालों और दुकानदारों को दे दी, जबकि वो हमारी दुकानों हमारी सेवा की। हम तो जी कम से कम जो हमारे फादर वगैरह बैठते थे उनको भी 60-65 साल हो गए आज़ादी के टाइम से बैठ रहे, और मैं खुद, मेरी उम्र 52 ईयर हो गई है, तो मैं 40 साल से खुद भी सड़क पे बैठा हूँ। हमारी कुल संख्या तो जो लोग पूरे तय बाजारी है ऑल शिमला में है जो 1000 कुछ है, लेकिन जो लोअर बाजार की है वो तकरीबन 90-80 लोग हैं जो बैठ रहे हैं, 85-86 लोग। हमारी मांग यही है जी कि हमारे को या तो कोई बढ़िया स्थान दिया जाए, नहीं तो इन्होंने यहीं पे चिन्हित करे थे हमारे स्थान, वेंडिंग जोन बनाए थे, हमारे को वहीं के वहीं बैठाया जाए, क्योंकि इन्होंने पहले भी वहाँ लाइनें लगाई थी और इनको पता नहीं किसका फोन आता है, ये एकदम ये उस पर पलट के। इसमें ये भी हो सकता है कि इनकी कोई मिली भगत है किसी के साथ, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े लाले हैं ये इनके साथ मिले हुए, ये चाहते हैं कि पूरा लोअर बाजार खाली हो जाए यहाँ से, सिर्फ यहाँ पर दुकानदारों का राज हो, बाकी कोई तड़ी फरोश वाला यहाँ ना बैठे। आपकी समस्या ने हमारे को आश्वासन दिया है कि जो तय बाजारी है इनको लोअर बाजार में देखते हैं कहाँ बैठाना है कहाँ नहीं, क्योंकि लोअर बाजार जो मेन मार्केट है लोअर बाजार की, उसको इन्होंने नो वेंडिंग जोन बना दिया है, जिसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि वो नो वेंडिंग जोन नहीं होना चाहिए। 70-80 साल से हम लोग वहाँ बैठे हैं, उसके बावजूद ये नो वेंडिंग जोन बनाने जा रहे हैं, जो गलत है। हमारी ये मांग है कि उसको नो वेंडिंग जोन ना बनाया जाए, जैसे लोग बैठे हैं उसी में उसको कामकाज करना दिया जाए। मगर ये लोग जो नहीं मान रहे, ये लाइनें वगैरह लगाई इन्होंने, पहले सेलेक्ट किया फिर बाद में लाइनें मिटा दी, ये बार बार जो है ना हमारे को खज्जल कर रहे हैं। हमारी सरकार से भी ये मांग है कि हमारे को रोजी रोटी कमानी है, ये हमारे को मार रोड से उठाकर काट रोड पे बिठा देंगे तो वहाँ हम क्या करें। अभी लोअर बाजार से हमारे को जीविका भवन के लेंटर पे बिठाने ले जा रहे हैं, जहाँ पे ना कोई पब्लिक फेस है ना कोई लोग आते हैं, वहाँ सिर्फ जंगली जानवर या शराबी लोग होते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर सैकड़ों आदमी बैठ जाएंगे तो वहाँ तो भूखे मर जाएंगे, हमारी रोजी रोटी का तो वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम ये सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारे लिए सोचा जाए, जैसे आप लोगों ने बाहर के लोग आए, तिब्बती आए, शरणार्थियों को दुकानें दे दी गई, क्या हम इनसे भी गए गुजरे, जो लोकल जो 70-80 साल से बशिंदे हम यहाँ के, क्या हमारा अधिकार जो तो है इन्होंने इनको उठा कर दे दिया, अब हमारे को घेरने की तैयारी। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने ये बात रखी है मेयर साहब से भी कि आप इसमें ध्यान दीजिए, हमारे लिए जो अच्छा हो सकता है वो उसको। मेयर साहब ने आश्वासन दिया कि मैं देखता हूँ, आप लेटर वगैरह दो, कागज वगैरह दो, लिखकर हम देखते हैं, अब देंगे इनको, हम लेटर देते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं, देंगे जहाँ हम बैठें, हम आगे पीछे कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी रोजी रोटी वहीं से चलती है। अगर हम कहीं जाके और साइड में हमारे को बैठा देंगे, कहीं भी है जीविका भवन को छोड़िए, आप कहीं भी बैठा देंगे, वहाँ हमारी दाल रोटी नहीं चल सकती। हमारी दाल रोटी लोअर बाजार से चलती है, ये पूरी मार्केट भी लोअर बाजार से तय बाजारियों के जरिए चलते हैं, जो दुकानदार है और शॉप है ये सभी तय बाजारी के बलबूते पे काम करते हैं। आज ये हमारे को बोलते हैं इनको धेड़ दो, ये कर दो, कोर्ट में बैठा, ये गलत। हमने मांग की है जो हमारा हक तो मिले हमें, हमारे को अपने अधिकार से मतलब है, मैडम हकदार है हम 60-60 सालों में सड़क में बैठे हैं, हमारे को आज दिन तक कोई स्टॉल अलॉटमेंट नहीं हुआ। ये जो बाहर से लोग आए हुए हैं, ये तिब्बती आए, इनको करोड़ों रुपए की संपत्ति है जीविका भवन के रोड में दे दी गई, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है, जबकि अधिकार हमारा था उस पर, हमारे को नहीं मिला हुआ, इनको दे दिया गया, उसके बावजूद भी हमारे को जीने नहीं दिया जा रहा। तो हम तो सरकार से भी यही मांग करते हैं कि सरकार भी इसकी तरफ ध्यान दे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरणीय स्थिरता और प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में 1 जून 2025 से 500 मिलीलीटर तक की प्लास्टिक पानी की बोतलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस प्रतिबंध का उद्देश्य एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करना और छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। शिक्षा निर्देशालय की ओर से सभी जिला उप निदेशकों को इस संदर्भ में आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें पर्यावरण विभाग द्वारा लिए गए निर्णय को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा। आदेश के अनुसार अब स्कूलों, कॉलेजों में 500 मिलीलीटर या उससे कम क्षमता वाली
पीईटी बोतलों में पानी लाने, बेचने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों को वैकल्पिक रूप से पुनः उपयोग की जा सकने वाली पानी की बोतलों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस दिशा में संस्थानों को विशेष अभियान चलाने और विद्यार्थियों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण के लिए पहचाना जाता है। राज्य सरकार पहले ही प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है और अब पीईटी बोतलों पर यह प्रतिबंध उस दिशा में एक और ठोस प्रयास माना जा रहा है। शिक्षा विभाग का यह कदम न केवल प्लास्टिक कचरे को कम करना, बल्कि यह छात्रों में टिकाऊ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा भी देगा। इस अभियान में छात्रों और शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उन्हें न केवल स्वयं इस प्रतिबंध का पालन करना होगा, बल्कि दूसरों को भी इसके महत्व के प्रति जागरूक करना होगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आगामी एक सप्ताह तक हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। विशेष रूप से 14 से 16 मई के बीच राज्य के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद 17 और 18 मई को राज्य के मध्यवर्ती और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। वहीं 19 और 20 मई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस बारिश से जहां गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं किसान वर्ग के लिए यह मौसम बदलाव फसलों के हिसाब से अहम साबित हो सकती है। खासकर सेब और अन्य बागवानी फसलों पर इसका असर पड़ेगा, जिसके लिए यह समय नाजुक होता है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, यानी तापमान में मामूली बढ़ोतरी होगी, लेकिन बारिश के चलते मौसम में नमी बनी रहेगी, जिससे लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिलेगी। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि मौसम के बदलाव को देखते हुए यात्रा और अन्य गतिविधियों के लिए उचित तैयारी के साथ ही बाहर निकले। पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक मौसम खराब होने की स्थिति से सावधान रहने की जरूरत है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों को बिना तार और प्लग के चार्ज किया जा सकेगा। इस नई तकनीक को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुसंधान संगठन राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन ANRF ने एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 18.36 करोड़ रुपए होगी और यह IIT खड़गपुर के नेतृत्व में चलाई जाएगी। इस खास परियोजना का नाम हाई पावर ग्रिड फ्रेंडली और स्टैटिक वायरलेस चार्जर फॉर ई व्हीकल। इसका मकसद एक ऐसा वायरलेस चार्जर तैयार करना है जो बिना किसी तार के सिर्फ एक चुंबकीय क्षेत्र के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को चार्ज कर सकेगा। जैसे ही वाहन इस क्षेत्र में आएगा, बैटरी अपने आप चार्ज होने लगेगी। इस परियोजना में देश के 6 बड़े तकनीकी संस्थान शामिल है, जिसमें NIT हमीरपुर भी एक है। विभाग के 3 फैकल्टी डॉक्टर RK जरियाल और डॉक्टर जीवनजोत सिंह और डॉक्टर उपासना शर्मा इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। NIT हमीरपुर में 2.15 करोड़ रुपए की लागत से वायरलेस चार्जिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार के 6 बड़ी इंडस्ट्री कंपनियां भी स्पॉन्सर कर रही है। पिछले साल अक्टूबर में ANRF ने एक सेमिनार में विशेषज्ञों और उद्योगपतियों से सुझाव लिए थे, जिसके बाद यह प्रोजेक्ट मंजूर किया गया। NIT हमीरपुर के निदेशक HM सूर्यवंशी और रजिस्ट्रार अर्चना ने इस बड़ी उपलब्धि संस्थान के विशेषज्ञों को बधाई दी है। यह प्रोजेक्ट भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को और भी सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा भारतीय सेना के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए एक विशेष रैली का शिमला में आज आयोजन किया गया। यह रैली 16 मई तक प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी, जिसमें भारतीय सैनिकों के शौर्य और बलिदान को याद किया जा रहा है। इस विशेष आयोजन में भाजपा के बहुमत से मंत्री और विधायक बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली के दौरान जगह जगह भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया। नेताओं ने मंच से सैनिकों को नमन करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्षों में भारतीय सेना की
वीरता और विजय पूरे देश के लिए गर्व की बात है। भाजपा नेताओं ने कहा कि हमारे सैनिकों ने हर मोर्चे पर साहसिक भूमिका निभाई है। उनके पराक्रम के कारण ही आज हम स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जी पा रहे हैं। यह रैली न केवल उनका सम्मान है बल्कि देशवासियों को एकजुट करने का संदेश भी है। इस रैली के माध्यम से युवा पीढ़ी को भारतीय सेना के बलिदान और समर्पण से अवगत करवाने का प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा निर्दोष निर्मम लोगों की हत्या की, ऐसे 26 लोगों की हत्या पहलगाम में हुई। उसके बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के अंदर पनप रहे आतंकी कैंपों को, ऐसे 9 कैंपों को तबाह किया और उसके पश्चात ऐसे पाकिस्तान के अंदर जो एयरबेस है उनको नष्ट किया। यानी भारत का जो स्टैंड है आतंकवाद के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, उस स्टैंड को दोहराते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान का मुंह चोर जवाब दिया है। और आज पूरा आम जनता, हमारे महासू जिला और शिमला जिले की आम जनता भारतीय सेनाओं को नमन करने के लिए ऐसे आज तिरंगा यात्रा करने जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और इस खुशी में और अपनी सेनाओं को सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, उनके लिए हम यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 14, 15, 16, 17 4 दिन में 4 पार्लियामेंट्री केंद्रों पर आज शिमला, कल धर्मशाला, 15 तारीख, 16 तारीख को मंडी और 17 को हमीरपुर और उसके बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों पर इस यात्रा को किया जाएगा। और लक्ष्य केवल एक ही है, भारतीय सेनाओं के प्रति अथाह सम्मान दिखाना और उनको बहुत बड़ी बधाई देना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना। वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में यह नया भारत आज आगे बढ़ा है और एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसको हमको जहन में रखना है। मोदी जी ने कहा है, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज वॉर। अब ये कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको लड़ाई और युद्ध की तरह से ट्रीट किया जाएगा। और जिस प्रकार 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है, हमारे मिनिमम लॉस के साथ पाकिस्तान का मैक्सिमम लॉस और मॉरली जो अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री कह करके और केवल न्यूक्लियर युद्ध की दुहाई देता था, उसको चुनौती दी है। हम किसी के और धमकाई में आने वाले नहीं हैं। ये बात बड़ी स्पष्ट है। सेनाओं को बहुत बड़ी बधाई है, हमारी टेक्नोलॉजी को बधाई है।